सो स्टूडेंट्स, हमने जो है वो अभी लास्ट सेशन के अंदर परम्यूटेशन को डिस्कस किया था। परम्यूटेशन जो होती है वो आपके पास ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, और उसमें आपके पास जो था वो गिवन ऑब्जेक्ट थे n और ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। ठीक है जी। गिवन ऑब्जेक्ट्स जो आपको दिए जा रहे हैं और ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम मीन्स कि आप एक वक्त में कितने ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं, आर कहलाते थे। ठीक है जी। कॉम्बिनेशन, उसके बाद दूसरी चीज आती है जिसको हम कहते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। यानी अगर हमें गिवन ऑब्जेक्ट में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना होगा अगर, ठीक है जी, तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपके पास जो है वो क्या है आपके पास, दैट इज एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। अब ये उसी तरह का एक एनहांस फार्मूला है। कॉम्बिनेशन के अंदर फार्मूला एक ही होता है। जैसे आपके पास चार मुख्तलिफ कंडीशंस हैं परम्यूटेशन के क्वेश्चंस की, ठीक है जी, कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही वैरायटी आती है। कॉम्बिनेशन को हम अलग अलग फार्मूलाज के थ्रू कैलकुलेट नहीं करते। कॉम्बिनेशन का फार्मूला जो है वो आपके पास क्या है, वो एक ही रहेगा। तो अब लेट्स सी, अगर हम जो है वो क्या करते हैं, एक सिंपल इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एक सिंपल इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन है हमारे पास, in how many ways a student can select 6 questions out of 10। ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है सिलेक्शन का, कि आपके पास पेपर आया है और आपके पास पेपर में 10 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और उसमें से हमने करने हैं 6। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखें तो हमारे पास गिवन जो क्वेश्चंस हैं अवेलेबल वो हैं 10, और हमने जो एक वक्त में लेने हैं वो हैं 6। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के हिसाब से एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, ये ब्रैकेट में है, का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा कि आपके पास दैट इज 10c6 इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके कर सकते हैं, और इसको आप एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं एक्सपेंड करके इसको सॉल्व कर दूं, एक सवाल को एक्सपेंड करके कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10, 9, 8, ठीक है जी, 7 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 के आगे मैं इसको ओपन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नीचे नजर आ रहा है, नीचे एक 6 फैक्टोरियल पहले से अवेलेबल है, तो ये 6 फैक्टोरियल नीचे वाले 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो सकता है। 10 - 6 का मतलब हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कुछ और भी कैंसिल आउट हो जाएंगी चीज़ें। 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ठीक है जी, और फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 9 कैंसिल होकर 3 बच जाएगा। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 10c6 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और 10c6 का आंसर बन जाएगा 210 वेज। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो आपके पास क्या है, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है जिसमें 10 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और उसमें से उसने 6 क्वेश्चंस को जो है वो एक वक्त में मतलब सेलेक्ट करना है, करने के लिए, तो उसके पास डिफरेंट सिलेक्शन कंडीशंस जो हैं वो कितनी है, 210 वेज की कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कि वो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, या 1 2 3 4 5 के बाद 7 अटेम्प्ट कर ले, 1 2 3 4 5 के बाद 8 अटेम्प्ट कर ले। ऐसे डिफरेंट 210 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, जो कि वो अपना यूज कर सकता है अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। ये बिल्कुल एक सिंपल सा
क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन का। इसमें याद रखिएगा आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस थे, उसमें से आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, अब हम अपने इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, और इस मॉडिफिकेशन को हम कैसे ले रहे हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है जी। वो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमने इसी सवाल को जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है जी, इसी सवाल को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है जी। और वो मॉडिफिकेशन क्या हो गई है भाई, इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट 2 क्वेश्चन out of 3 from section A, 2 questions out of 3 from section B, and 2 questions out of 4 from section C। यानी इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आपका पेपर जो है वो हमने सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। कितने सेक्शंस में, 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, ए बी एंड सी। ए के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, बी के अंदर भी 3 क्वेश्चंस हैं, और सी के अंदर 4 क्वेश्चंस हैं। और हर क्वेश्चन, हर सेक्शन में से मैंने 2 2 क्वेश्चन जो है ना वो सेलेक्ट करने हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास पेपर में टोटल क्वेश्चंस तो 10 हैं, बट यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे कंडीशन ऐसी आ गई है कि हमारे पास सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जाहिर सी बात है कि अगर मैं 2 क्वेश्चन सेक्शन ए से कर लूंगा, तो फिर मुझे बाकी 2 सेक्शन बी से करने हैं, और बाकी 2 फिर सेक्शन सी से करने हैं। तो सवाल देखा जाए तो सवाल में करने तो 6 क्वेश्चंस हैं, और टोटल सवाल में टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो भी 10 हैं। मगर ये जो 10 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस करने हैं, उसको करने का तरीकेकार बदल गया है यहाँ पे। जब आपके पास कॉम्बिनेशन टूट जाती है, अब यहाँ एक साथ मैं क्या करूंगा, 10 में से 6 क्वेश्चंस में एक साथ नहीं सेलेक्ट कर सकता। मुझे 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं सेक्शन ए में, 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं सेक्शन बी में, और 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं मैंने सेक्शन सी से। तो इस सवाल को जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे कॉम्बिनेशन जो बनानी पड़ेगी, वो सेक्शन वाइज अलग अलग करके बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी आपके पास अब यहाँ पे कि सेक्शन ए के लिए जब मैं सेक्शन ए सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास सेक्शन ए के हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दूं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन ए, ठीक है जी, सेक्शन ए को अगर हम देखें तो एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास है 3, ठीक है, और आर है हमारे पास 2। ठीक है भाई। अगर मैं सेक्शन बी को देखूं, तो सेक्शन बी के हिसाब से एन है मेरे पास 3, और आर है 2। ठीक है। और अगर मैं सेक्शन सी के हिसाब से देखूं, तो मेरे पास एन है 4, और आर है 2। अब यहाँ मैं एक साथ 10 में से 6 क्वेश्चंस नहीं ले रहा, मुझे सेक्शन वाइज क्या करना है, इसको अलग अलग करके देखना है। बट जब तक मैं तमाम सेक्शन के क्वेश्चंस नहीं करूंगा, तब तक मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो हमेशा याद रखें कि जब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलकर एक रिजल्ट क्रिएट करेंगे, तो वो तमाम कॉम्बिनेशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास सेक्शन ए के हिसाब से 3 में से 2 करने हैं, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय बी के हिसाब से 3 में से 2 करने हैं, और सी के हिसाब से 4 में से 2 करने हैं। ठीक है जी। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, तो आपके पास जो है वो रिजल्ट जो है, कॉम्बिनेशन जो है वो आपके पास एनसीआर की फॉर्म में कैलकुलेटर में अवेलेबल है। ठीक है जी। तो 3C2 का आंसर आएगा 3, 3C2 का आंसर आएगा 3, और 4C2 का आंसर आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो 3 × 3 9, 9 × 6 विल बिकम 54 वेज। यानी अब आप देखें कि अगर आपके पेपर को सॉल्व करने का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाए, सिर्फ सिंपल 10 में से अगर 6 क्वेश्चन करने थे तो 210 वेज थे। ठीक है। अब पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, और पेपर के पैटर्न को चेंज करने के बाद हमने क्या कर दिया है, इसको 3 सेक्शंस में
डिफरेंट क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब हमारे पास जो है उसमें सिलेक्शन के नंबर ऑफ वेज जो है वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो गए। अगर सेक्शन ए बी सी के हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये हमारे पास कितने वेज में होगा, अब ये पेपर हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इन 54 वेज। ठीक है जी। तो अब देखें, आपको यहाँ ये समझाने का मकसद क्या है कि ये जो एक कॉम्बिनेशन बन रही है, ये तीन कॉम्बिनेशन को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन कंप्लीट बन रही है। तो जब भी इस तरह होगा आपके पास कि एक कॉम्बिनेशन को हम कंप्लीट कर रहे होंगे, तो हम आपस में क्या करते हैं, हम आपस में उन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो परम्यूटेशन में तो अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही क्या होगा, आपके पास कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाएंगी। ठीक है जी। तो अब इसको मजीद समझने के लिए हमें कुछ और क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे। ठीक है। और उसके लिए हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है वो आपके लिए रेडी किया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है आपके पास, वो एक डिफरेंट एंगल से हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा जी। तो अब हम देख लेते हैं अपने इस क्वेश्चन को जो अब हम करने वाले हैं। अब हमने कॉम्बिनेशन के लिए एक और क्वेश्चन लिया। ठीक है जी। और वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन अ क्लास देयर आर 6 बॉयज एंड 7 गर्ल्स। एक क्लास है जिसमें 6 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं। अ कमेटी ऑफ 5 इज टू बी चूजन। अब उनमें से हमने कमेटी बनानी है कितने स्टूडेंट्स की, 5 स्टूडेंट्स की एक कमेटी बनानी है। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। ठीक है जी। व्हेन, अब आप देखिए कि इसके अंदर क्या कह रहा है वो, इसमें डिफरेंट कंडीशंस आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही दे दी। देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस का मतलब जितने भी बॉयज आ जाएं जितने भी गर्ल्स आ जाएं कोई मसले वाली बात नहीं। सेकंड में कहता है देर आर 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है जी। यानी कॉम्बिनेशन इन कमेटी के अंदर 2 बॉयज और 3 गर्ल्स होनी चाहिए। स्पेसिफिक दे दिया इसने आपको, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ठीक है, ये भी स्पेसिफिक हो गया। एटलीस्ट 2 बॉयज। ठीक है जी। एट मोस्ट 3 बॉयज एंड दे ऑल आर गर्ल्स। अब ये आपकी 5 लोगों की कमेटी को बनाने के डिफरेंट तरीके इन्होंने यहाँ पे पूछ लिए हैं कि किस किस की कितनी कितनी कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल हैं। तो अगर हम इसको स्टार्ट करें, ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर अगर हम फर्स्ट वाली कंडीशन ले लेते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन का मतलब नो रिस्ट्रिक्शंस। नो रिस्ट्रिक्शंस को हम क्या कहते हैं, नो रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है कि कोई भी हो सकता है वो। ठीक है जी, कोई बाउंडिंग नहीं है। जब कोई बाउंडिंग नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स क्लास के हमें जो है वो देखने पड़ेंगे। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास के अंदर हैं वो है 13, और हमने कमेटी बनानी है 5 लोगों की। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है जी, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है वो क्या है, that is NCR equals to n factorial divided by n minus r factorial। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय r factorial। तो इट विल बिकम 13C5, एंड 13C5 का मतलब हो जाएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 - 5 फैक्टोरियल। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। तो 13C5 का आंसर हम दे सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, और कैलकुलेटर की मदद से क्या हो जाएगा, 13C5 विल बिकम 1287 वेज। अगर हम कमेटी के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते कि कमेटी के अंदर कितने भी बॉयज हों, 5 लोगों की कमेटी में कोई भी नंबर ऑफ बॉयज आ सकते हैं, कोई भी नंबर ऑफ गर्ल्स आ सकती हैं, तो इसमें हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी कॉम्बिनेशन हैं, 1287 जो हैं वो हमारे पास इसकी कॉम्बिनेशन के अवेलेबल हैं। इनकी बेसिस के ऊपर हम जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी कमेटी को फॉर्म कर सकते हैं। चाहे उसके अंदर 5 बॉयज आ जाएं, 5 गर्ल्स आ जाएं। ठीक है जी, एक बॉय 4 गर्ल्स हों, एक गर्ल्स 4 बॉयज हों, ऐसे डिफरेंट 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 कॉम्बिनेशन हमारी बन सकती हैं। कितनी, 1287 विद नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, टू नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स।
अच्छा, दूसरे में आ जाते हैं जब हम तो दूसरे पार्ट में कहता है टू बॉयज, ठीक है जी, टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स। अब टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स का मतलब क्या हो जाएगा भाई? अब बॉयज एंड गर्ल्स की तादाद को उसने क्या कर दिया, डिटरमाइन कर दिया आपको कि इतने बॉयज और इतनी गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है जी। और अगर हम बॉयज और गर्ल्स की तादाद को डिटरमाइन कर लें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बॉयज को देखते हैं तो टोटल बॉयज हमारे पास हैं 6, और इसमें से हमने लेने हैं 2। और अगर हम गर्ल्स को देख लें तो गर्ल्स के हिसाब से हमारे पास टोटल गर्ल्स हैं 7, और इसमें से हमने लेनी है 3। तो मैंने भी आपको बताया था कि अगर हमारी कॉम्बिनेशन जो है वो दो सब कॉम्बिनेशन से मिलकर कंप्लीट हो रही होगी तो हमें क्या करना होगा, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। यानी इसका मतलब है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा 6C2 मल्टीप्लाई बाय 7C3। 6C2 multiplied by 7C3 will become like 6। C2 का आंसर जो है वो आ जाएगा आपके पास 15, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय आपके पास जब हम कैलकुलेट करेंगे 7C3 तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 35। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम 525 वेज। अब देखें जब हम बाउंड हो जाएंगे, ठीक है जी, जब हम बाउंड हो जाते हैं अपनी कंडीशन के अंदर तो हमारे नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं, फौरन से कम हो जाएंगे। जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई भी लड़का कोई भी लड़की कमेटी का मेंबर बन सकते हैं, तो हमारे पास 1287 वेज थे। बट जब रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है, कि कमेटी के अंदर 2 बॉयज होंगे और 3 गर्ल्स होंगी, तो अब आप देखें कि नंबर ऑफ वेज जो है वो फौरन क्या हो गए, वो रिड्यूस होके कितने आ गए, दैट विल बिकम 525 वेज, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारे पास थर्ड रिक्वायरमेंट थी, ठीक है जी, तो थर्ड रिक्वायरमेंट के अंदर क्या था आपके पास, वो थे आपके पास 3 बॉयज, ठीक है, एंड 2 गर्ल्स। तो 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, 3 बॉयज एंड 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स जो है वो आपके पास अगर हम देखें तो 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स के लिए अगर आप देखें तो उसके अंदर जो है वो आपको वही सेम पैटर्न यूज करना है जो आपने पार्ट 2 में किया था। तो 2 के अंदर आपके पास 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स थे। अब वो कॉम्बिनेशन कह रहा है 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स की। ये जो आप 6C2 कैलकुलेट कर रहे हैं, 6C2 कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर, ठीक है जी। हमने इसको एक्सपेंड करके लिखने के बजाय हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। तो ये कॉम्बिनेशन की जो रिक्वायरमेंट, कॉम्बिनेशन का जो आपके पास फंक्शन है, ये आपके कैलकुलेटर में अवेलेबल होता है। तो आप लिख सकते हैं 6, फिर आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन का C आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो आ जाएगा आपके पास, उसके बाद 2 आप लिखेंगे तो उसके बाद 6C2 का आंसर आपके पास आ जाएगा। सेम 7C3, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास थर्ड रिक्वायरमेंट थी। थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो आपका, आपको खुद जो है वो ट्राई करनी है आपको लिख के, ठीक है जी। दिस इज ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। हम मूव करेंगे अपनी फोर्थ रिक्वायरमेंट की तरफ। और फोर्थ रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी? फोर्थ रिक्वायरमेंट हमारे पास जो है दैट इज एटलीस्ट 2 बॉयज। अब एटलीस्ट को समझना पड़ेगा आपको। एटलीस्ट 2 बॉयज का मतलब, एटलीस्ट को कहते हैं कम से कम को, इससे कम वैल्यूज नहीं हो सकती, ठीक है। इससे ज्यादा तो हो सकती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ मिसाल के तौर पे कि आपने एटलीस्ट 5 आवर्स बैठना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको कम से कम 5 घंटे तो बैठने ही है, ठीक है जी। 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, बट 5 आवर्स एटलीस्ट का मतलब है कि आप 4 आवर्स में उठ नहीं सकते। यानी इसका मतलब है एटलीस्ट जहां आता है
उस वैल्यू से पीछे नहीं जा सकते, हम उस वैल्यू से आगे जरूर जा सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, जो बॉयज की तादाद है, ठीक है जी, अगर हम बॉयज की तादाद देखें तो बॉयज की तादाद हमारे पास 6 है, और इसमें कहता है कम से कम 2 हो, ठीक है जी। तो 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकते हैं, और 5 भी हो सकते हैं, ठीक है भाई। अगर हम गर्ल्स को देखें तो गर्ल्स के अंदर हमारे पास क्या है, टोटल 7 गर्ल्स हैं। जब हम 7 गर्ल्स की बात करेंगे, एटलीस्ट 2 बॉयज में जब 2 बॉयज होंगे कमेटी में तो 3 गर्ल्स हो जाएंगी। अगर 3 बॉयज हैं तो 2 गर्ल्स हो जाएंगी। अगर 4 बॉयज हैं तो 1 गर्ल होगी। अगर 5 बॉयज हैं तो एक भी गर्ल नहीं होगी। यानी इसका मतलब है कि यहाँ आपके पास सवाल के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो भी सब कॉम्बिनेशन से मिलकर बन रही है, और उस रिक्वायरमेंट के अंदर भी जो है वो एक से ज्यादा कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो रही हैं। ये जो आपके पास शो कर रहा है, ये देखिए कमेटी 5 लोगों की है ना, 2 बॉयज तो 3 गर्ल्स, 3 बॉयज टू 2 गर्ल्स, 4 बॉयज तो 1 गर्ल, 5 बॉयज टू एक भी गर्ल नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीकेकार क्या बन जाएगा। अगर मैं पहली कॉम्बिनेशन लिखता हूं तो वो क्या होगी आपके पास, 6C2 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 7C3, ठीक है जी, जब 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है आपके पास, 6C3 मल्टीप्लाई बाय 7C2, यानी जब 3 बॉयज होंगे तो 2 गर्ल्स से कमेटी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6C4 मल्टीप्लाई बाय 7C1, 4 बॉयज हैं तो एक गर्ल से कमेटी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर पांचों बॉयज हो जाते हैं तो फिर एक भी गर्ल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तमाम चारों कॉम्बिनेशंस के अंदर, ठीक है जी, तो क्या करेंगे आप, या आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, आपका अल्लाह भला करे कि ये तमाम चारों कॉम्बिनेशन जो हैं आपके पास, इसमें कम से कम हर कॉम्बिनेशन के अंदर कम से कम 2 बॉयज तो हैं ही हैं, ठीक है जी। पहली वाली में देखें तो 2 बॉयज हैं, दूसरी वाली में भी कम से कम 2 बॉयज हैं, तीसरे में भी कम से कम 2 बॉयज हैं, और चौथी में भी कम से कम 2 बॉयज आ रहे हैं। तो अब ये तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस हैं। जब भी हमारे किसी क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हो जाएंगी तो हमें उनको आपस में क्या करना है, उन्हें हमें आपस में जो है वो ऐड करना होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है भाई। एक सब कॉम्बिनेशंस को मिला के अगर एक कॉम्बिनेशन कंप्लीट बन रही है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर किया है मैंने, ठीक है जी। अभी जो ब्रैकेट के अंदर किया है ये एक कॉम्बिनेशन बन रही है, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की। दूसरा ब्रैकेट 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तीसरा ब्रैकेट 4 बॉयज एंड 1 गर्ल। फोर्थ ब्रैकेट 5 बॉयज एंड 0 गर्ल्स। तब इन सबको मिलाऊंगा तो मुझे टोटल आंसर मिलेगा, तो सबको मिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको आपस में प्लस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जैसे हमने भी सॉल्व किया, इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम जो है वो यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे हम। तो 62 का रिजल्ट जो है वो आपके पास हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 7C3 का आंसर हो जाएगा 35, ठीक है जी। प्लस अगर हम देखें 6C3 का आंसर तो हो जाएगा आपके पास दैट इज 20, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7C2 का आंसर जो है वो हो जाएगा हमारे पास 21, ठीक है। प्लस फिर 6C4 का आंसर अगर देखें हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, और 7C1 का आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। 6C5 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 7C0 का आंसर हो जाएगा 1। ये हमने कैलकुलेटर से यूज कर लिया, आप इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। बट ये याद रखिएगा कि अब आप जो है वो ये इन्फ्रेंशियल वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है वो क्या होता है आपके पास, क्वेश्चन समझ के अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत 2 लाइनों के अंदर आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज डालेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। तो 15 into 35 दैट विल बिकम 525, ठीक है जी। प्लस
20 × 21 जो है वो बन जाएगा आपका 420 प्लस 15 × 7 विल बिकम आपके पास जो है वो हो जाएगा 105 और 6 × 1 = 6। ठीक है जी। और इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1056। ठीक है जी, वेज। यानी अगर हमें क्लास के अंदर जिसमें 6 बॉयज और 7 गर्ल्स हैं, ठीक है, तो 6 बॉयज और 7 गर्ल्स में हम अगर एटलीस्ट 2 बॉयज लेकर 5 स्टूडेंट्स की कमेटी बनाएं तो उसके 1056 वेज पॉसिबल हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये। अब अगर एटलीस्ट आप कर सकते हैं, समझ गए हैं, तो फिर आपको जो है वो एटमोस्ट को समझना पड़ेगा। और एटमोस्ट के बारे में क्या कहा उसने? एटमोस्ट आपको कहा 3 बॉयज। अब एटमोस्ट 3 बॉयज का मतलब क्या है? एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी, अगर मैं कहूँ आपको एटमोस्ट 3 आवर्स बैठना है, तो एटमोस्ट 3 आवर्स का मतलब क्या है कि आपने ज्यादा से ज्यादा 3 आवर्स बैठना है, इसके बाद आपको बैठने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर 2 आवर्स में भी चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 1 आवर में भी चले जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आपने 3 आवर्स से आगे नहीं जाना है, यानी 4 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि एटमोस्ट 3 बॉयज के अंदर जब हम इसको देखेंगे तो एटमोस्ट की कंडीशन क्या बन जाएगी आपके पास? बॉयज की अवेलेबिलिटी क्या है? अगर हमारे पास 6 बॉयज हैं, ठीक है जी, और 6 बॉयज में से जो है वो क्या हो जाएगा, हमने एटमोस्ट 3 बॉयज लेने हैं, तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, बट 3 से कम हो सकते हैं। तो वो 2 भी हो सकते हैं, वो 1 भी हो सकता है, और हो सकता है कि 1 भी बॉय ना हो। ठीक है जी। इसी पैरेलल में अब हम जब गर्ल्स को सेट करेंगे तो टोटल गर्ल्स हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो है 7। ठीक है जी। जब गर्ल्स हमारे पास 7 अवेलेबल हैं तो अब बॉयज के साथ जब हम कंबाइन करेंगे कॉम्बिनेशन के अंदर, तो जब 3 बॉयज हैं तो 2 गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है जी। जब 2 बॉयज हैं तो 3 गर्ल्स हो जाएंगी। जब एक बॉय होगा तो 4 गर्ल्स हो जाएंगी। जब एक भी बॉय नहीं होगा तो पांचों गर्ल्स आ जाएंगी। ये जो आपके पास आर की वैल्यूज हैं ये क्या शो कर रही हैं? एटमोस्ट और एटलीस्ट के अंदर क्या होता है आपके पास, एक से ज्यादा जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाती हैं। ठीक है। तो अब आई होप कि आप इसको जो है वो लिख कर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा, इसको कंप्लीट जो है वो आपने करना है। और 6th कंडीशन जो है दे ऑल आर गर्ल्स, तो वो भी दे ऑल आर गर्ल्स जो है वो भी आपको ही इसके अंदर जो है वो इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है जी। तो ये 2 पार्ट जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं। ठीक है, तो ये आपको करने होंगे। ठीक है भाई। अब इसके अंदर जो है ये कॉम्बिनेशन जो है वो हमने आपको यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करी कि कॉम्बिनेशन के डिफरेंट वेरिएशंस जो है वो आपको डिलीवर कर दे और आपको कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ी समझ में आ जाए। इंशाल्लाह जो है वो आप जब इसको थोड़ा सा रीड करेंगे तो आप जो है वो इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है जी। तो ये थी आपके पास कॉम्बिनेशंस की डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और अब जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो उसके लिए जो है वो आपने इसको जो है वो रीड आउट करके रखना होगा, देन ताकि आपको प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक्स हैं वो इजीली जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है।